जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू बी कानूनची। मैं हूं आपका दोस्त AK शर्मा और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक फतवे की जो कि निकाला है स्टेट वक्फ बोर्ड ऑफ आंध्र प्रदेश ने। जी हाँ, आंध्र प्रदेश में जो स्टेट वक्फ बोर्ड है उन्होंने जनवरी में एक फतवा निकाला था। किसके खिलाफ? अहमदिया मुस्लिम्स के खिलाफ ही। जी हाँ, मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने, जो कि एक मुस्लिम रिलीजियस बॉडी है, उसने मुस्लिम्स के खिलाफ ही एक फतवा निकाला था। क्या फतवा था? तो उसमें फतवा ये था कि उनका कहना है कि जो अहमदिया मुस्लिम्स हैं, जिन्हें कादियानी मुस्लिम भी कहा जाता है, वो मुस्लिम्स नहीं हैं, वो हैं काफिर यानी इनफाइडल्स, यानी कि वो वाजिबुल कत्ल हैं। तो दोस्तों, मुस्लिम बॉडी खुद मुस्लिम्स को वाजिबुल कत्ल बता रही है, यानी काफिर बता रही है। तो दोस्तों, क्या है कि इसी से रिगार्डिंग जुलाई में हमारे सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ के द्वारा एक लेटर लिखा गया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट और स्टेट वक्फ बोर्ड को। ये कंप्लेन, ये शिकायत दर्ज कराते हुए कि इस वक्फ बोर्ड को, जो कि स्टेट वक्फ बोर्ड है, जो कि एक बॉडी है अंडर द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उसको ये अथॉरिटी किसने दी कि वो ये डिसाइड करे कि कौन मुस्लिम है और कौन नहीं। देखिए, आपको भी सबको पता है कि भारत कम से कम संविधान के अनुसार एक सेक्युलर कंट्री है। भले ही इसके मैकेनिज्म्स जो हैं वो आप इसको सूट करते हो या ना करते हो, वो संविधान में प्रोवाइड जो लगाकर या फिर कुछ भी लगाकर उसको, उस सेक्युलरिज्म वर्ड को चाहे सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन स्टिल वी आर ए सेक्युलर कंट्री। और फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21 से लेकर कई ऐसे 25 से 28 तक में किसी भी धर्म को प्रैक्टिस करने की आज़ादी हमारा संविधान देता है। तो ये वक्फ बोर्ड, जो कि स्टेट वक्फ बोर्ड है, शिकायत दर्ज ये हुई है कि जो स्टेट वक्फ बोर्ड है, इसको ये अधिकार किसने दिया कि ये तय करे कि कौन मुस्लिम है और कौन मुस्लिम नहीं है। जबकि जो अहमदियाज हैं, जिनका इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है, करीब मिर्ज़ा गुलाम अहमद जो थे, उन्होंने 100-150 साल पहले पंजाब हरियाणा के आसपास ये जो अहमदिया ग्रुप है इसकी शुरुआत की थी। और इसका थोड़ा सा क्रक्स मैं बता देता हूँ कि अहमदियाज वो होते हैं जो मानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद के बाद भी जो अहमद थे, उन्होंने जो है इस्लाम के अगले प्रॉफिट हैं, वो अहमदिया होते हैं। जबकि सुन्नी जो होते हैं वो ये मानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद आखिरी पैगंबर थे और उनके बाद कोई पैगंबर नहीं आया है अभी तक। जबकि सिया भी जो होते हैं वो अली को मानते हैं अपना पैगंबर। तो इस हिसाब से ये एक समझ लीजिए कि मुस्लिम्स में एक तरीके से कास्ट हैं, जैसे हिंदूज में कास्ट होती हैं, तो ऐसे ही ये सिया, सुन्नी, अहमदिया, अहले हदीस, ये सब कास्ट होती हैं मुस्लिम्स में। तो लेकिन जो मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं, जो कि भारत में कम से कम सुन्नी हैं, वो ये नहीं मानते कि जो अहमदियाज हैं या कादियान्स हैं वो मुस्लिम हैं। तो इसीलिए फतवा जारी किया गया स्टेट वक्फ बोर्ड जो है आंध्र प्रदेश का। लेकिन ये पहली बार नहीं है, 2009 में भी ऐसी ही हरकत पहले भी हो चुकी है और एक रेजोल्यूशन पास किया गया था वक्फ बोर्ड में, जो कि मुतल्लवी जो होता है वक्फ का, जो सुपरवाइजर एक तरीके से कह सकते हैं, उसके द्वारा ये फतवा जारी किया गया। और 2009 में जो रेजोल्यूशन जारी किया गया था उसमें भी यही कहा गया था कि ये काफिर होते हैं, जो अहमदिया होते हैं वो काफिर होते हैं। तो दोस्तों, अब इसका जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ है, पहली बात तो ये हमारे फंडामेंटल्स का वायलेशन है कि आप किसी को किसी धर्म से प्रैक्टिस करने से कैसे रोक सकते हैं। क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि ये बंदे जो हैं, ये ग्रुप जो है वो मुस्लिम नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो इस्लाम की प्रैक्टिसेस करने के लिए जो है वो वैलिड नहीं है। तो आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले? दूसरी बात, यही विचारधारा, जो विचारधारा इस फतवे में झलकती है या 2009 में जो रिजोल्यूशन आया था उसमें झलकती है, यही विचारधारा पाकिस्तान में है। क्योंकि वो भी अहमदियाज को जो है दूसरे दर्जे का नागरिक मानते हैं। तो मैं इस वक्फ बोर्ड से जो विचारधारा है उससे ज़्यादा पाकिस्तान की जो विचारधारा है उसके साथ जो कनेक्शन है, मैं उससे जो है मेरा कंसर्न है। और मैं जो भारत सरकार है उससे भी मेरी ये गुजारिश है कि इस बात को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लें। अब मामला आता है वक्फ बोर्ड क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, क्या है, कहने को भारत सेकुलर कंट्री है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट जो है प्लेसेस पर, कई स्थानों पर
माइनॉरिटीज़ में वो भी मेजॉरिटी जो है मुस्लिम्स, उनको लेकर कुछ स्पेशल प्रोविज़न करे गए हैं। उसी में जैसे उसमें आता है माइनॉरिटी कमीशन आता है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री भी अब तो हो गया है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी। उसी में एक आता है वक्फ बोर्ड। अब सबसे पहले इसका मतलब जान लीजिए। वक्फ का मतलब होता है ऐसा रिलीजियस, वक्फ बोर्ड का मतलब जो है, देखिए वक्फ का मतलब तो होता है दान में दिया गया, लेकिन वक्फ बोर्ड का मतलब जो है, ये 1995 के अराउंड एक एक्ट आया था, वक्फ बोर्ड एक्ट। उसके अंडर जो है, जो रिलीजियस प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे मजार की भूमि, मस्जिद की भूमि, या फिर कोई दान में देता है वक्फ बोर्ड को, तो रिलीजियसली जो कनेक्टेड प्रॉपर्टी है उसको एडमिनिस्टर करने के लिए वक्फ बोर्ड की जो है इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है यहाँ पर ये है कि आज वक्फ बोर्ड के पास इतनी एब्सोल्यूट पावर है कि वो किसी को भी एक नोटिस भेजकर उस प्रॉपर्टी पर क्लेम कर सकता है, और उस बंदे को जिसको ये नोटिस गया है ये प्रूव करना पड़ेगा वक्फ ट्रिब्यूनल में, जो कि सिर्फ कुछ जगहों पे ही है, जैसे यूपी का लखनऊ में है। लखनऊ में यानी कि मान लीजिए कि मेरठ के किसी दूर दराज गाँव का कोई बंदा है, उस गांव की ज़मीन पर, मैं एक घर नहीं कह रहा, उस पूरे गांव की ज़मीन पर अगर वक्फ बोर्ड जो है क्लेम करता है कि वक्फ की ज़मीन है, जैसा कि साउथ में एक गांव है, वहाँ पर हुआ भी कि इस्लाम के आने से पूर्व का जो पूर्व में बसा हुआ एक गांव है, उस पर भी वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया कि ये तो वक्फ की भूमि है। तो वक्फ के पास इतनी पावर है कि एक नोटिस भेजता है। अगर आप में दम है, अगर आपको नोटिस मिला या नहीं मिला ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी वक्फ बोर्ड की प्रॉब्लम नहीं है, मुतल्लिबी की प्रॉब्लम नहीं है, सर्वेयर की प्रॉब्लम नहीं है। वो सर्वे करता है, नोटिस भेजता है और वो प्रॉपर्टी पर क्लेम कर देता है। अगर आप एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर उसका जवाब दाखिल नहीं करते हैं तो प्रॉपर्टीज में डीएम को ये पावर है कि उसको जो किसी और के पोजीशन में प्रॉपर्टी है जिस पर वक्फ ने दावा किया है उसको खाली कराकर वक्फ को देगा। और अगर आपको कोई आपत्ति है और टाइम से नोटिस मिल गया है तो फिर आप चाहिए लखनऊ, मेरठ के किसी गांव से अगर कोई लखनऊ जाएगा, अगर कोई मान लीजिए जिसके पास पैसा है, संपत्ति है, जो समृद्ध है, वो तो जाकर चलिए एक बार को लड़ भी लेगा, लेकिन किसी गरीब के घर में, किसी गरीब के खेत पर अगर आप दावा करते हैं तो खेत बेचेगा क्या? बेच नहीं सकता, इतना पैसा नहीं है कि लड़ पाए, तो चुपचाप आराम से वहीं रहता रहेगा। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर लोग रह रहे हैं, वक्फ ने क्लेम किया, कागज में वो प्रॉपर्टी वक्फ की हो गई, लेकिन लोग वहाँ पर अभी रह रहे हैं क्योंकि उनके पास लड़ने के लिए कोई पैसा नहीं। जिस दिन वक्फ चाहेगा उनको आउट कर देगा। तो वक्फ एक्ट जो है ये एक वेपन है प्रॉपर्टी हथियाने का, साबित हो रहा है कम से कम। तो इस पर चेक्स एंड बैलेंसेस लगाने की ज़रूरत है, या फिर इस एक्ट को ही हटा देना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या हुआ है कि सरकारों की भी गलती कई बार ये रही, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना हो जाता है कि 2013 में जिस प्रॉपर्टी पर भारतीयों का हक था, एनिमी प्रॉपर्टी एक होती है, जैसे मान लीजिए कि जब 1947 में बंटवारा हुआ तो कुछ लोग यहाँ से गए, कुछ लोग वहाँ से आए, तो यहाँ से जो लोग छोड़कर संपत्तियों को गए पाकिस्तान, उस प्रॉपर्टी को भी सरकार ने वक्फ को दे दिया, वक्फ बोर्ड को। यानी कि जिन प्रॉपर्टीज पर वहाँ से आने वाले लोगों का हक था उनको वक्फ को दे दिया गया। आप ये सोचिए कि जो लोग वहाँ से आए उनको तो वक्फ को दे दिया, लेकिन जो लोग यहाँ से गए क्या उनको प्रॉपर्टीज मिली? जो वो छोड़कर आए थे, लोग जो यहाँ आए थे, नहीं मिली। वो उन पर कब्जा हो गया, सरकार ने कब्जा कर लिया, वहाँ के लोगों ने कब्जा कर लिया। तो इंडिया में जो है ये एक प्रॉब्लम है कि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जाते हैं हम लोग, जबकि हमको रूल ऑफ लॉ से चलना चाहिए, संविधान से चलना चाहिए, मॉरलिटी एथिक्स से चलना चाहिए कि कम से कम आप रोहिंग्या, बांग्लादेशी, इन सब की बात करते हो कि इन सबको बसा लो, कम से कम पहले अपने लोगों को तो बसा दो यार, अपने लोगों को बसा दो ना। कश्मीरी पंडित आज भी शेल्टर्स में रहने को मजबूर हैं, उनको बसा दो। आप वक्फ को प्रॉपर्टी दे रहे हैं यार, इतने लोग हैं, गरीब हैं, जिनके पास घर नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास खेती के लिए ज़मीन नहीं है, जिनके पास रहने के लिए ज़मीन नहीं है, उनको दे दो ना यार। आप वक्फ को क्यों दे रहे हो? एक रिलीजियस बॉडी जिस पर उस संपत्ति पर जिसका कोई हक नहीं है, उसको उस संपत्ति को देने वाले आप होते कौन हो? अब इसी में देखिए कि इस विचारधारा की कनेक्टिविटी और देखिए। जब ये फतवा जारी किया गया तो इसको पता है सपोर्ट किसने किया? जमीयत उलेमाए हिंद ने। ये वही बॉडी है जो कहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आने देंगे।
यही कारण है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आने दिया जाता, क्योंकि तब फिर ऐसे फतवे निकलने बंद हो जाएंगे, क्योंकि फिर सब इक्वलिटी में आ जाएगा। ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम, सबके लिए समान कोड है यार, यूनिफॉर्मिटी। तो अभी तक कोई ड्राफ्ट आया नहीं है, बट मैं जो प्रिज्यूम कर रहा हूँ, मैं जो अज्यूम कर रहा हूँ वो यही कर रहा हूँ कि तब सारी संस्थाएं एक हो जाएंगी, चाहे वो विवाह की हो, चाहे वो तलाक की हो, और चाहे वो धर्म की हो। यानी कि लॉ का धर्म से लेना देना नहीं रहेगा। अगर किसी ने क्राइम किया है, जैसे अभी सज़ा मिलती है, मर्डर की सज़ा है, मौत है या फांसी है या फिर सजा जो है कारावास है आजीवन, वैसे ही तलाक है, तलाक लो ना, कोर्ट में जाकर तलाक लो, वैसे ही हो जाएगा। तो ये वक्फ बोर्ड वगैरह ये सब जो बॉडीज़ हैं, इनसे निकलने के लिए हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है। और उसका विरोध सबसे ज़्यादा कौन करती है? जमीयत उलमा हिंद, वही बॉडी जो फतवे को सपोर्ट कर रही है। तो आप सोचिए, ये कहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आने देंगे और मुसलमानों को इसको नहीं आने देना चाहिए और सड़क पर बाहर निकलना चाहिए। तो ऐसे लोगों से मेरी खासकर चेतावनी है कि दोस्तों, ऐसी संस्थाएं जो भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं फॉरेन पावर्स की मदद से, फॉरेन पावर्स मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए दोस्तों, आप लोगों को भी पता है, यू आर ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया। आप सबको पता है कि कोई नहीं चाहता कि दूसरा देश तरक्की करे, और हमारे भारत को लेकर जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है आने वाले 5 सालों के लिए कि भारत को तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना है, वो ऐसे ही पूरा नहीं होने वाला है दोस्तों। वो पूरा तभी होगा जब आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये प्रतिज्ञा करेंगे कि भारत को चाहे जो भी हो जाए डिस्टेबलाइज नहीं होने देंगे, और जो ऐसी कोशिश करेंगे, जो भी व्यक्ति, संस्था या फिर देश ऐसी कोशिश करेगा, उनकी हर कोशिश को नाकाम करेंगे। तो दोस्तों, मेरी आपसे ये अपील है कि आप भारत में हैं, अगर भारत डिस्टेबलाइज होगा तो आपका नुकसान है, आपकी संपत्ति का नुकसान होगा, आपके देश का नुकसान होगा, आपके परिवार का नुकसान होगा। ये मैटर नहीं करता है कि आप किस धर्म से हैं, किस जाति से हैं, किस मजहब से हैं, किस क्षेत्र से हैं। भारत का डिस्टेबलाइजेशन मतलब आपका डिस्टेबलाइजेशन। भारत की तरक्की में बाधा का भारत की तरक्की में बाधा का मतलब है आपकी तरक्की में बाधा, और आपकी तरक्की में बाधा मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह से आए, क्योंकि मेरा भारत महान है और ये महान ही रहना चाहिए। कुछ आप कहेंगे, कह लीजिए कि नमक हराम लोग हैं जो लगातार ऐसी कोशिशें करते हैं कि भारत को आगे न बढ़ने दें, लेकिन ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे लोगों को तुरंत रोक दें, उनका मुकाबला करें और मुंह तोड़ जवाब दें, और उनको बताएं कि भारत वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। तो दोस्तों, ऐसे फतवे और ऐसे लोगों को कभी भी सपोर्ट मत करिएगा। कोई भी रूमर अगर आपको फैलाता है, कोई भी ऐसा रूमर देता है कि ऐसा हो गया है, वैसा हो गया, सबसे पहले आप फैक्ट चेक कीजिए, भारत सरकार के बयान देखिए, स्टेट गवर्नमेंट के बयान देखिए, स्टेट गवर्नमेंट क्या कहती है, नोटिफिकेशन क्या है, गैजेट नोटिफिकेशन क्या है, तब देखिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। तभी हम इस देश को जैसा चाहते हैं, विश्वगुरु बनाना चाहते हैं। अरे विश्वगुरु यार छोड़ो, कम से कम अपनी जिंदगियां बेहतर करने के लिए तो हम इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं, वो तब हम कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर पसंद आया है तो दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।